क्या हाल है पापा की परियों और ममाज बॉयज। चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। और आज इम्पोर्टेंट दिन है। और आज का जो इम्पोर्टेंट डे है उसका नाम है 22 तारीख, है ना। तो 22 तारीख को जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है जो हमारी अर्थ से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम लोग विश्व जैव विविधता दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे के बारे में हम लोग देखते हैं कि आज क्या है। आज है, सॉरी, आज कौन सा दिन है? 22 मई का दिन है। और 22 मई को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी डे, ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में 22 मई को मनाया जाता है। और इसके साथ ही मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग याद कर सकते हैं। तो 2023 में जो है विश्व बायोडाइवर्सिटी दिवस जो मनाया जा रहा है उसका थीम क्या है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं जान लेती हूँ कि इसकी उत्पत्ति किस दिन हुई है। तो ये जो है सीबीडी से इसका उत्पत्ति हुआ है। सीबीडी मतलब होता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये जो है 22 मई 22 मई 1992 को जो है ये शुरू हुआ था, ठीक है। और लागू कब हो गया था? तो जस्ट अगले साल 22 मई 1993 को क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और यही जो है इसकी उत्पत्ति जो है, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशन है। और इसकी उत्पत्ति चूंकि आप लोग जानते होंगे 1922 में कौन सा समिट हुआ था? रियो अर्थ समिट। कौन सा समिट हुआ था? रियो अर्थ समिट, जिसको रियो डी जेनेरियो समिट भी बोलते हैं। तो इसी दिन इसकी उत्पत्ति हुई है। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है कि पृथ्वी जो एक ग्रह है इसमें कितने सारे जीवधारी वनस्पति और पर्यावरण जो है रहते हैं और मिलकर एक अच्छा इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और हमारे अर्थ पे जो है क्या हो रहा है कि हर दिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो होती है बायोडाइवर्सिटी में जो स्पीसीज की जो संख्या है, चाहे वो पौधे हो, जीव जंतु हो, रेप्टाइल हो, सबकी संख्याओं में क्या हो रहा है? कमी आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को जो है हमारी पृथ्वी को कंजर्व करने के लिए ही जो है हर साल हम लोग क्या मनाते हैं? 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अब विश्व जैव विविधता दिवस का हम लोग देख लेते हैं हमारा कि थीम क्या रहा है। तो इस थीम को हम लोग देख सकते हैं, ये है हमारा थीम, विश्व जैव विविधता दिवस 2022 का, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इसका थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। यानी कि हम लोग क्या हुआ है, अभी बहुत सारे सबमिट करते हैं ना, पेरिस एग्रीमेंट, किगाली एग्रीमेंट, ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो वही है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, यानी कि सिर्फ अब हमको एग्रीमेंट नहीं करना है, उसको एक्शन में भी लाना है, उसको फुलफिल करना है। जो हम शपथ लिए हैं कि इस साल हमको एसडीएम बन जाना है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? काम भी तो करना होगा, सिर्फ शपथ लेने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो उसी तरह से दरोगा बनना है तो काम करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा और दौड़ना भी पड़ेगा। तो यही है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। और इसके बाद क्या है? बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अपना बायोडाइवर्सिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, बिल्ड करना होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये है हमारा एक पिक्चर। ये कौन सा पिक्चर है? तो ये पिक्चर है माउंट एवरेस्ट का। और माउंट एवरेस्ट के पास में जो इतने सैलानी हैं ये क्या कर रहे हैं? तो आप सोच सकते हो कि ये माउंट एवरेस्ट के पास इतने सारे सैलानी क्या करने गए हुए हैं? तो ये घूमने के लिए गए हैं, है ना। तो ये न्यूज में किस लिए है? मैं आपको ये पिक्चर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि नेपाल के सरकार ने क्या किया है, नेपाल के सरकार ने
नेपाल की सरकार ने जो है एक ईयर घोषित किया है, ठीक है। नेपाल की सरकार ने एक ईयर घोषित किया है कि 2023 से लेके और 2033 तक, यानी कि 10 वर्ष तक क्या करना है हमको, तो बायोडायवर्सिटी पे ध्यान देते हुए सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना है। एसडीजी गोल में है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो नेपाल सरकार बोली है विजिट, और इसमें क्या करना है, विजिट करवाना है किसको। देखिए कोविड-19 के समय जितने भी पर्यटन वाले स्थल थे तो वहां पे लोगों का मूवमेंट आना जाना कम हो गया था, जिसके कारण जो पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्य या देश थे वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है नेपाल में भी ये संकट आया था। तो नेपाल में इसी संकट को दूर करने के लिए जो है नेपाल की सरकार ने क्या किया, विजिट नेपाल डिकेड, विजिट नेपाल डिकेड लाया, ठीक है। डिकेड मतलब क्या होता है, दशक, ठीक है। तो विजिट नेपाल डिकेड लाया, और ये डिकेड कितना दिन का है, 2023 इस साल का है, और डिकेड का मतलब होता है 10 साल। तो 2023 से 33 तक के लिए क्या लाया है, विजिट नेपाल डिकेड लाया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विशेष डिकेड। तो नेपाल सरकार ने बोला है कि हम जो है 2025 को क्या करेंगे, 2025 को स्पेशल डिकेड मनाएंगे, ठीक है। स्पेशल विशेष डिकेड मनाएंगे, विशेष वर्ष मनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये मतलब ये जो बातें हैं ये न्यूज में थी। अब नेपाल का हम लोग एक देख लेते हैं कि नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। तो नेपाल के राष्ट्रपति आपके जाके हो जाएंगे नेपाल के राष्ट्रपति। और नेपाल में कौन सा एवरेस्ट है, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है रामचंद्र पौडेल। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है, रामचंद्र पौडेल। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, रामचंद्र पौडेल। और नेपाल जो है इसका अभी जो झुकाव है वो कहाँ हो रहा है, तो चाइना के साइड हो रहा है नेपाल का झुकाव। अब हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि नेपाल की स्थिति जो है भारत के कंटेक्स्ट में कहाँ पड़ती है। तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हमारा जो स्थिति है ये नेपाल का है, ठीक है। यहीं पे क्या है, नेपाल है। और नेपाल किससे, उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, यूपी से सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है, हमारा बिहार से सीमा साझा करता है। तो नेपाल जो है ये यहाँ पे जो है पर्यटन के लिए एक विशेष डिकेड समर्पित किया गया है। अब इसी से हम लोग देख लेते हैं कि एक और दो डिकेड जो है इम्पोर्टेंट है। डिकेड नहीं वर्ष बोल सकते हैं कि 2023 को जो है यूनाइटेड नेशन कौन सा वर्ष घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज वर्ष, ठीक है। 2023 को यूनाइटेड नेशन ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। और 2023 को जो है वो चाइना ने क्या किया है, खरगोश ईयर, ठीक है, खरगोश रैबिट ईयर घोषित किया है, खरगोश वर्ष घोषित किया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो एक है सर्वाधिक, ये इंपॉर्टेंट है और आप ये समझ लो कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमारा एक सोलर सिस्टम है, जहां से अगर ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनता है तो वहां से आपको ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि एक सोलर सिस्टम में बहुत सारे क्या खोजे गए हैं, बहुत सारे उपग्रह खोजे गए हैं, ठीक है। तो किसका उपग्रह है वो, तो वो सबसे ज्यादा मतलब सबसे इम्पोर्टेंट उपग्रह किसका है वो, तो हमारा अर्थ का है, ठीक है। और अर्थ का सबसे इम्पोर्टेंट उपग्रह क्या है, तो अर्थ का सबसे इम्पोर्टेंट उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारा जो है सोलर सिस्टम, ये क्या है हमारा
सोलर सिस्टम है और इसके मुखिया कौन है, सन है। और इसी के सराउंडिंग जो है डिफरेंट ग्रह जो है क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो न्यूज में हम क्यों सोलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि रिसेंटली जो है 145 है ना, 145 उपग्रह के साथ, 145 उपग्रह के साथ जो है वो शनि में सैटर्न सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। यानी कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास हैं, तो शनि ग्रह के पास है। कितने हैं, 145 हैं। कितने खोज हुए हैं, तो 62 नए खोज हुए हैं। तब 62 मिला के कितने हो गए, 145 हो गए हैं। सेकेंड नंबर पे कौन है, दूसरे सर्वाधिक उपग्रह वाले कौन है, जुपिटर। अब देखिए इन दोनों में ना रेसारेसी चल रहा है, तनातनी चल रहा है। कुछ दिन पहले तक जो था, अभी 1 महीने पहले ही न्यूज में था, तब जुपिटर सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह था। ठीक है, लेकिन अब कौन हो गया है, तो हमारा शनि जो है वो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया है। जुपिटर के पास 100 से कम है, 92 से 95 के अप्रोक्स बीच में है, जुपिटर के पास है। और जुपिटर का जो है ये हमारे क्या होते हैं, गुरु देवता होते हैं ना, तो इसको गुरुवार भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है। चलिए अब सोलर सिस्टम के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं कि अगर सीरीज से रहा है ना, अगर सीरीज से पूछा कि कौन सा नियरेस्ट है सन का, तो ऐसे करके, तो हमारे पास एक ट्रिक है जो एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया हुआ होगा, माई वेरी मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। ठीक है, तो क्या हुआ, माई फॉर मतलब कि मास मतलब कि मंगल ग्रह। ठीक है, वेरी फॉर वीनस शुक्र, और सॉरी माई फॉर मरकरी। ठीक है, बुध। फिर वी फॉर वीनस मतलब शुक्र। एम फॉर मदर अर्थ है ना, तो मदर अर्थ कौन, हमारी अर्थ। और जे जस्ट फॉर जुपिटर, जे फॉर जुपिटर। एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, और एन फॉर नट्स। तो मेरी जो मतलब ये हमारा क्या हो गया, ट्रिक हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक देख लेते हैं बेल्ट। ठीक है, एम जी। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति, एम फॉर मंगल और जी फॉर गुरु, तो मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक बेल्ट है जिसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह का बेल्ट। ठीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह किस बेल्ट में स्थित होते हैं, तो mg के बीच में स्थित होते हैं। ठीक है, और यही m के बाद वाला जो बेल्ट हो जाता है उसको गैर पार्थिविक ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट में अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। अब ज्यादा मैं इसमें बताऊंगी तो फिर वीडियो लेंदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। आजकल हम लोग सारे लोग जानते हैं कि इंटरनेट कितना जरूरी हो गया है, बेसिक हो गया है। पूरा दुनिया 5G और 6G में जी रहा है, इवन भारत में भी 5G लॉन्च हो चुका है। लेकिन अगर इंटरनेट स्पीड ही ना रहे तो 5G का क्या काम है ना। तो इसीलिए क्या किया गया है, एक डाटा निकाला गया है जिसमें देखा गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड जो है वो किस देश में है। ठीक है, तो इसी रिपोर्ट के कारण जो है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सर्वाधिक इंटरनेट स्पीड वाला जो देश है वो कौन सा है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सर्वाधिक इंटरनेट स्पीड वाला देश। सर्वाधिक इंटरनेट स्पीड वाला देश, सर्वाधिक इंटरनेट। स्टूडेंट्स आप लोगों का वीडियो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है ड्यू टू टाइपिंग इशू, तो वो जल्दी ही सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाए और ये लिखने वाला झंझट कम से कम रहे और आप लोगों के आंख के लिए भी वो
सूदिंग हो। दूसरी बात कि अगर मेरे वीडियो में आपको कोई भी सुधार की गुंजाइश नजर आती है तो आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसको बताइएगा। चलिए, तो सर्वाधिक इंटरनेट मतलब सबसे ज्यादा तेज स्पीड वाला इंटरनेट स्पीड वाला देश, ठीक है। सर्वाधिक तेज इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन बन गया है, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड होता है, तो ये है हमारा कतर। कतरा है ना, तो ये कतर, अलकतरा नहीं, कतरा भी नहीं, कतर, ठीक है, कतर। यहाँ पे इंटरनेट स्पीड कितना है, तो 189.98 Mbps, मतलब कि पर सेकेंड इतना चलता है। सोचिए, और हम लोग अभी जियो और गूगल का फाइबर लेते हैं तो कितना देता है, 100 से भी कम रहता है। और सोचिए, ये पूरा देश का है, ये इंडिविजुअल के इंटरनेट स्पीड नहीं है, ये पूरा देश का। तो सोचिए कि वहाँ इंटरनेट स्पीड कितना फास्ट होगा। चलिए, और कतर की राजधानी क्या है, दोहा। कतर की राजधानी दोहा। सेकेंड नंबर पे कौन है इंटरनेट स्पीड में, तो उसी का पड़ोसी है यूएई, ठीक है। और इसी यूएई में कौन सा सबमिट होने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो G20 का, है ना। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं आगे। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं कि ये हमारा यूएई है कहाँ। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है। और ये हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका से हम लोग जा रहे हैं आगे, और ये हमारा प्यारा भारत है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या है स्थिति, यूएई का, यहाँ पे क्या है, यूएई, यहीं पे हमारा क्या है, कतर है, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, म्यांमार न्यूज में है ना। म्यांमार क्यों न्यूज में है, तो म्यांमार बहुत सारे रीजनों के कारण न्यूज में है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि भारत ने म्यांमार को कितना करोड़ रुपया का हथियार बेचा है, तो 422 करोड़ रुपया का क्या बेचा है, हथियार बेचा है, ठीक है। तो यानी कि म्यांमार हमारे हथियार के लिए क्या है, एक बाजार है। यानी कि भारत का डिफेंस सेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। म्यांमार में ही एक अभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट साइक्लोन आया हुआ है, जिसका नाम है साइक्लोन मोचा, ठीक है, मोचा। अब ये जो है, ये क्या है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। साइक्लोन दो टाइप के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय होते हैं और एक शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं। तो मोचा किस प्रकार का है, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है। अभी मैं साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा झलक भी दे दूंगी, ठीक है। तो ये मोचा है, इसका नामांकन जो है ये यमन देश ने किया है, ठीक है। यमन देश ने इसका क्या किया है, नामांकन किया है। और इसी के लिए जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा क्षति या तबाही बोल सकते हैं वो हुआ है। और हवाएं जो 270 किलोमीटर पर के स्पीड से जो प्रति घंटा के स्पीड से क्या चल रही है। अब इतनी स्पीड से अगर कोई हवाएं चलेंगी तो उस देश का क्या होगा, बेड़ा गर्क होगा ही होगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बाढ़ के कारण घर जान माल की क्षति भी हो गई है। तो अपने पड़ोसी देश को राहत देने के उद्देश्य से भारत ने जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। इसका नाम है ऑपरेशन करुणा। इसका नाम क्या है, ऑपरेशन करुणा, ठीक है, ऑपरेशन करुणा। तो आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे है, ठीक है। जैसे ऑपरेशन कावेरी तो किसके लिए चलाया गया, सूडान में फंसे भारतीयों के लिए। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन दोस्त क्या है, तो तुर्की में आए भूकंप, सीरिया और तुर्की में आए भूकंप से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन कौन सा, ऑपरेशन दोस्ती या मित्र, है ना।
चलिए, तो इतने सारे ऑपरेशंस है जो हमेशा न्यूज में अभी बने रह रहे हैं। तो इसके लिए अब म्यांमार से ही मैंने आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज पढ़ाया था, कोको आइलैंड, है ना। तो कोको आइलैंड जो है वो म्यांमार का अब पार्ट है, पहले वो भारत का पार्ट था। तो कोको आइलैंड में क्या हुआ है, तो चाइना ने अपना नेवल बेस स्थापित कर दिया है और भारत और म्यांमार के बीच में कोको स्ट्रेट पड़ता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। म्यांमार की राजधानी नेपिता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। म्यांमार पुरान ज्यादा हो गया है। अब कार्यस्थल पे महिलाओं का इसके बाद मैं म्यांमार में आपको कोको स्ट्रेट की एक अवस्थिति दिखा ही देती हूँ ताकि ये आपके लिए अच्छा लगे, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। मैं साउथ की तरफ से बना रही हूँ और ये हमारा म्यांमार की स्थिति है, ठीक है। और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है। और यहीं से क्या हुआ है, यहीं से हमारा साइक्लोन डराइव हुआ है और इसका जो दिशा है कैसा हो गया, म्यांमार के साइड हो गया है, ठीक है। और इसी साइक्लोन के कारण जो है म्यांमार में बहुत सारी क्षति हुई है। और यहीं पे हमारा क्या है, ये हमारा अंडमान निकोबार है। और ये वाला जो स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, ये वाली, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोको स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोको स्ट्रेट, कोको जल संधि बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्यस्थल पे महिलाओं की सुरक्षा, ठीक है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा। अब देखिए महिलाओं से संबंधित अगर हम लोग संविधान में भी देखते हैं तो डीपीएसपी में बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स में भी बहुत सारे ये आपको दिया गया है, प्रपोजल दिया गया है। एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है, मैं देख लेती हूँ फिर से। चलिए ठीक है। अब तो कार्यस्थल पे जैसे कि वीमेन से रिलेटेड, तो आर्टिकल क्या है संविधान में, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, यानी कि ऐसे तो बोल सकते हैं पूरा फंडामेंटल राइट्स ही है ना। उसके बाद डीपीएसपी में क्या है, आर्टिकल 41 जिसमें सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, कार्यस्थल पे महिलाओं को लैंगिक सुरक्षा देना, मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। और इसी के उद्देश्य से हमारे यहाँ कौन सा एक्ट लाया गया, तो सी एक्ट है ना, सी एक्ट 2013। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो महिलाएं आजकल जो वर्क कल्चर बढ़ा है, जिसमें महिलाएं भी क्या हो रही है, अपनी भागीदारी जो है देश के विकास में निभा रही है। तो जब वो काम करने जाती है तो उस जगह पे उसको क्या है, प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रदान किया जाना चाहिए। और इसी के उद्देश्य से सी एक्ट लाया गया था। रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने एक और पहल किया है जिसका नाम है साहस पहल। इसका नाम क्या है, साहस पहल, ठीक है, साहस पहल। और ये साहस पहल किसने लॉन्च मतलब ये किस लिए लाया है, तो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु, ठीक है, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं को क्या होता है ना, कि आपको जो है फिजिकली और मेंटली क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, ठीक है। और ये संस्कृति का विस्तार कब होगा, जब आप बचपन से ही क्या कर रहे हो, आपको मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कैसे आप बच सकते हो सेल्फ खुद से, जैसे मिर्ची पाउडर का यूज करना, ये सारी चीजें। तो ये सब जो है आपको इन सब के बारे में जानकारी रहनी चाहिए और सरकार को भी इस संदर्भ में जो है प्रयास करते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ये न्यूज में क्यों है, ठीक है, आईआईटी मद्रास न्यूज में क्यों है, तो आईआईटी मद्रास इसलिए न्यूज में है क्योंकि हमारा जो है पड़ोस मतलब हमारा एक महत्वपूर्ण सहयोगी जिसका नाम है इजराइल, ठीक है, इजराइल। और इजराइल के प्रमुख कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। तो इजराइल और भारत सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है, ठीक है, भारत सरकार के बीच में क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है। किस चीज के लिए एग्रीमेंट हुआ है, तो एग्रीमेंट हुआ है जल के लिए। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, इजराइल जो है जल के मामले में क्या है, तो उसके पास जल प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा
तकनीक है जिसके कारण इजराइल जो है मरुस्थल में भी खेती कर पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है इजराइल के साथ भारत सरकार ने कौन सा समझौता किया हुआ है? जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए। ठीक है, जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए जो है वो भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो इजराइल के सरकार के साथ समझौता किया है। और ये कौन सा है? तो ये जो केंद्र स्थापित होगा, जल प्रौद्योगिकी केंद्र आईआईटी मद्रास में स्थापित होगा। अब आईआईटी मद्रास एक और कारण से न्यूज में रहा था, और ये किस कारण है? तो आईआईटी मद्रास में ही जो है रिसेंटली क्या हुआ था, अभी विद इन 1 वीक वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर, ठीक है, की स्थापना हेतु $1 मिलियन का क्या किया है? $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, निवेश किया है। ठीक है, तो इसलिए भी क्या था, आईआईटी मद्रास जो है न्यूज में था। ठीक है, चलिए मैं आपको जो है दरोगा स्पेशल भी बताऊंगी, जिसमें आप समझ सकते हो कि आपका जो है वहां पे वन ईयर का सारा करंट रहेगा, और इतने ज्यादा करंट नहीं रहेंगे कि हर दिन के हिसाब से, है ना। जो एकदम मोस्ट वीवीआई रहेंगे वो आपको बताया जाएगा, वो पुरस्कार से हो, सम्मान से हो और निधन से हो। ठीक है, और उसमें से मैं आपको गारंटीड देती हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन लड़ जाएगा। जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसमें से 80% आपका लड़ जाएगा। 20% की गारंटी मैं नहीं लूंगी, क्योंकि वो तो अब हो सकता है किसी दिन मेरे नजर से कुछ करंट अफेयर्स छूट गया हो, है ना, या फिर उनको टफ करना रहा हो एग्जाम, तो इसलिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम है ना, यही ना हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी। तो इनके बारे में मैं क्यों बता रही हूँ, या फिर चलो मैं G7 ही बता देती हूँ। तो रिसेंटली ये 3 देशों की यात्रा पे गए थे 19 से 21 मई के बीच में। ठीक है, और ये 3 देश कौन कौन से हैं? तो ये 3 देश हैं जापान, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये तीनों जगह जो है ना, ये 3 इंपॉर्टेंट समिट में शामिल होने के लिए गए। ठीक है, तीनों जगह जो है ये जो सीरीज से जा रहे हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट समिट में भाग लेने के लिए गए थे। जैसे कि जापान गए, तो यहाँ पे ये क्या कौन सा समिट में भाग ले रहे हैं? तो जापान में G7 का। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी में FIPIC का, फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइसलैंडिक कोऑपरेशन, जो छोटे छोटे आइसलैंड है इंडो पैसिफिक वाले, स्पेशली 14 देशों में। ठीक है, जैसे किरीबाती, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, है ना, ये सब जो ऑस्ट्रेलिया से ऊपर हैं। ठीक है, तो ये सब जो सारे छोटे छोटे आइसलैंड है, उनके देशों के, उनके हितों के, उनके साथ संबंध अच्छे स्थापित करने के लिए जो है भारत जो है FIPIC संगठन का पार्ट है, और इसी के FIPIC में ही गए हैं। और यहीं पे मैं आपको एक और करंट बताऊंगी, जो आप लिख के ले लो कि किसी ना किसी एग्जाम में वो आएगा ही आएगा। और ये भी क्या है, ये भी हमारा VVI है, ये भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ही लेगा। तो ये हो गया पापुआ न्यू गिनी। और ऑस्ट्रेलिया में ये गए थे क्वाड का बैठक करने, लेकिन ये क्वाड का बैठक रद्द हो गया है। और अब ये क्वाड का बैठक कहाँ होने जा रहा है? तो ये भी जापान में ही होगा। अब कहाँ होगा क्वाड का बैठक? तो जापान में ही होगा। रद्द कहाँ से हुआ था? रद्द हुआ था, ये होने वाला था क्वाड कहाँ? सिडनी में, है ना। क्वाड कहाँ होने वाला था? सिडनी में, जो क्या हो गया? रद्द हो गया। ठीक है, अब कहाँ होने वाला है? तो अब होने वाला है जापान में। और जापान में कहाँ क्वाड समिट होगा? तो हिरोशिमा में। ठीक है, हिरोशिमा में। और इसी हिरोशिमा में क्या हो रहा है? G7 समिट हो रहा है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट समिट में भाग लेने के लिए क्या गए हैं? हमारे पीएम गए हैं। इसी में से एक न्यूज आ रहा है कि हिरोशिमा में जो है हमारे पीएम ने, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित की है।
ठीक है। और ये किस चीज इसका जो ये मूर्ति जो बना है, ये इसके रचनाकार जो है वो आरवी सुतार, राम वी सुतार हैं। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? आरवी सुतार हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब G7 के बारे में मैं थोड़ा नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं G20। ठीक है, तो G20 समिट कहाँ हो रहा है? तो G20 समिट जो हो रहा है, उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको अलग से दिखा ही देती हूँ। इसका नाम है क्वीन पाइनएप्पल। ठीक है, क्वीन पाइन एप्पल, क्वीन पाइन एप्पल। तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि हमारे कृषि मंत्री कौन है? हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने क्या किया है? नई दिल्ली में, कहा? नई दिल्ली में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, क्वीन पाइन एप्पल को। और ये क्वीन पाइन एप्पल कहाँ की विशेषता है? तो त्रिपुरा की विशेषता है, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की विशेषता है। और इसी को जो है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। अब थोड़ा सा हम लोग त्रिपुरा की स्थिति को देख लेते हैं। तो त्रिपुरा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट को भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या है? ये हमारा त्रिपुरा है। ठीक है, और त्रिपुरा जो है ये क्या है? तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, इसका तीन तरफ से जो बॉर्डर है कौन शेयर करता है? बांग्लादेश शेयर करता है। समझ में आया? नेक्स्ट है कि हमारे त्रिपुरा में एक जो है त्रिपुरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, यहीं पे क्या है? फेनी रिवर है। त्रिपुरा में ही क्या है? फेनी रिवर है, जो कनेक्टिविटी प्रदान करती है इंटरनेशनल लेवल पे। अब त्रिपुरा में ही क्या है? तो तीन बॉर्डर तो किसके साथ शेयर कर रहा है? बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है। इसी के साथ हम लोग त्रिपुरा में देखते हैं कि एक पूजा मनाया जाता है, खर्ची महोत्सव। ठीक है, खर्ची महोत्सव, ये भी क्या है? त्रिपुरा का प्रमुख फेस्टिवल है, जो महिलाओं के पीरियड से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसी से संबंधित हम लोग देख लेते हैं कि ये क्वीन पाइनएप्पल दिखता कैसा है। तो ये है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। और ये क्वीन पाइनएप्पल को क्या कर रहे हैं? ये दिल्ली में इनॉग्रेट कर रहे हैं। और क्वीन पाइनएप्पल की अपनी विशेषता होती है कि ये देखने में छोटी होती है। ठीक है, मतलब महिलाओं के जैसा ही क्वीन है ना, लेकिन ये क्या होता है? खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, और इसमें रस भी जो होते हैं वो अन्य पाइनएप्पल की तुलना में ज्यादा होते हैं, और इसकी खेती 12 माह की जा सकती है। ठीक है, और स्वादिष्ट भी होते हैं, बिना स्वाद का तो कोई काम ही नहीं चलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कूनो नेशनल पार्क। कूनो पालपुर नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं। तो कूनो नेशनल पार्क ये न्यूज में क्यों है ना? तो सबसे पहले मैं ये जानने का कोशिश करूंगी कि ये कूनो नेशनल पार्क है कहाँ। तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश, दैट इज कॉल्ड MP। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। न्यूज में क्यों है? तो यहाँ पे जो है दक्ष चीता, ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई है। दक्ष चीता की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। ठीक है, और ये कहाँ से लाया गया था? दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से इसको लाया गया था। चीता चूंकि हमारे यहाँ 3 जगह से लाने का प्रस्ताव था। एक ईरान, जो एशियाई चीता के लिए जाना जाता है, दूसरा नामीबिया, और तीसरा साउथ अफ्रीका। तो नामीबिया से पिछले साल मोदी जी के बर्थडे पे जो है चीता आए थे 17 सितंबर को, और उसको जो है कूनो नेशनल पार्क में ही रखा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दक्ष चीता है, जो ये दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे, और प्लस में एक इससे कुछ दिन पहले ही एक उदय चीता था, वो भी कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ही लाए गए थे, और ये दोनों मर गए हैं। ठीक है, इसलिए
तो ये एक क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, यूनेस्को जो है अपने मतलब अस्थायी सूची में जो है वो जबलपुर के भेड़ाघाट और लम्हेटा घाट को क्या कर रही थी, शामिल कर रही है। और जबलपुर किस लिए फेमस है, तो संगमरमर के लिए फेमस है। जबलपुर किस लिए फेमस है, तो संगमरमर के लिए, ठीक है, संगमरमर, साथ में मरमर, ठीक है। तो कौन सा मरमर, सफेद संगमरमर के लिए जबलपुर फेमस है। यहीं पे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट धुआंधार जलप्रपात भी है, ठीक है। चलिए उसके बाद ही यहीं पे हम लोग देखते हैं कि एमपी में ही 17वां, एमपी में ही क्या हुआ है हमारा, तो एमपी में ही 17वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है, ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है, तो ये इंदौर में हुआ है। कहाँ हुआ है, इंदौर में हुआ है। और एमपी को ही क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं। एमपी को ही नदियों का मायका बोला जाता है। और एमपी से ही जो है हमारी सोन नदी का उद्गम होता है, जो बिहार में दानापुर में आके मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा WHO। तो WHO न्यूज में क्यों है, तो WHO जिसका नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का क्या नाम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि एम पॉक्स जिसको मंकी पॉक्स भी बोलते हैं, इस वायरस से दुनिया को जो है एपिडेमिक की श्रेणी से बाहर इसको कर दिया है। मींस कि अब ये उस हिसाब से खतरनाक नहीं है जिस हिसाब से पहले। चलिए तो नेक्स्ट हमारा जो हमारा एक क्वेश्चन था WHO के बारे में, हम लोग अभी बात कर रहे थे, लाइट कट होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए तो हम लोग WHO को ही अभी क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो WHO ने क्या किया है रिसेंटली, मंकी पॉक्स जो वायरस था उसको क्या कर दिया है, एपिडेमिक स्थिति से बाहर कर दिया है, ठीक है। और ये भारत में केरला में फाउंड की गई थी, ठीक है, केरल स्टेट में मंकी पॉक्स को फाउंड किया गया था। अब WHO के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका गठन जो है ये 7 अप्रैल 1900, इसका जो गठन है वो कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसी दिन 7 अप्रैल के दिन ही हम लोग हर साल जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं 7 अगस्त को, ठीक है। कब मनाएगी, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। अब मई में ही एक इम्पोर्टेंट और डे है जिसका नाम है 1 मई। तो 1 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस। इसके साथ ही भारत में मनाया जाता है गुजरात और महाराष्ट्र दिवस, है ना, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र जो है इसी दिन कब हुए थे, 1960 में एक दूसरे से अलग हो गए थे, है ना। तो इन दोनों का गठन जो है 1 मई 1960 को ही हुआ था। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानकारी दूंगी कि राज्यों का जो रियासत मंत्रालय था, वो रियासत मंत्रालय जब भारत आजाद हुआ था उस समय रियासत मंत्रालय किसके पास था, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में, HD पटेल के पास में कौन सा था, हमारा रियासत मंत्रालय था, ठीक है। और इसी के तहत जो है जूनागढ़, एक हमारा जूनागढ़ है, जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। तो जूनागढ़, ज से जूनागढ़ और ज से जनमत संग्रह, ठीक है। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा एक किया गया था। यहाँ हमारा हैदराबाद है, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा क्या किया गया था, तो भारत में सम्मिलित किया गया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर राजा हरि सिंह, तो यहाँ पे विलय पत्र हुआ था, है ना, समझौता हुआ था, ठीक है। तो विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया था। उसी तरह से अगर हम लोग कुछ और देख लेते हैं तो हमारा
एमपी से कटकर छत्तीसगढ़ बना, और ये दोनों जो है 1 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है। और ये हमारा 26वां राज्य था। 27वां हमारा हो गया 9 नवंबर को बना था 27वां राज्य, जिसका नाम है उत्तराखंड, ठीक है। और ये यूपी से कट के अलग हुआ था। और हमारा 28वां राज्य कौन था, तो हमारा 28वां राज्य झारखंड था, जो किससे ये 15 नवंबर को इसका गठन हुआ था। और ये किससे कट के अलग हुआ, तो ये बिहार से कट के अलग हुआ। और रिसेंटली पिछले साल ही हमारे पीएम ने घोषणा किया 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती के दिन जो है विश्व जनजाति भारतीय जनजाति गौरव महोत्सव या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी तरह से 29वां राज्य जो बना वो तेलंगाना था, है ना, TNG तेलंगाना, जिसका गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ। इसके बाद ही क्या हुआ हमारा, तो 2019 में जो जाकर क्या हो जाता है हमारा कि 2019 में जम्मू कश्मीर 2019 के एक्ट के तहत जो है 31 अक्टूबर के दिन जो है हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य से यूटी में कन्वर्ट हो जाता है। यूटी में यूनाइटेड टेरिटरी, दैट इज कॉल्ड केंद्र शासित प्रदेश, इसमें कन्वर्ट हो जाता है कब, 2019 में 31 अक्टूबर के दिन। और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इस प्रकार क्या हो गया, हमारे पास एक राज्य कम हो गया, है ना, तो -1 राज्य हो गया। तो वर्तमान में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी न्यूज में बहुत बना हुआ है और ये भारत के लिए बहुत बड़ा बात हो जाता है कि भारतीय प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री जो है पैर छू रहा है ना, ऐसा ही न्यूज में दिखाया जा रहा है, वीडियो वायरल है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग लिख के ले लो कि ये क्वेश्चन आने जा रहा है। अगर दारोगा में नहीं आया तो किसी और एग्जाम में आएगा, लेकिन आएगा। क्या आएगा, तो कि प्रधानमंत्री का पैर किसने छुआ था, है ना, प्रधानमंत्री का पैर किस देश के राष्ट्रपति ने छुआ था, तो ये राष्ट्रपति थे पापुआ न्यू गिनी के, पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति थे, पापुआ न्यू गिनी के। इनका नाम क्या है, इनका नाम है जेम्स मेरापे। पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति का नाम क्या है, जेम्स मेरापे, ठीक है। ये जो है इन्होंने क्या किया था, हमारे पीएम का पांव छूकर अभिवादन किया था। और यहीं पे तो ये फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइसलैंडिक कोऑपरेशन के बैठक में भाग लेने के लिए हमारे पीएम गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लो कि इंपॉर्टेंट है, या स्टैटिक्स जी के रूप में ये बना देगा कि पापुआ न्यू गिनी का जो है वो कैपिटल क्या है। पापुआ न्यू गिनी का कैपिटल क्या है, तो पोर्ट मसेबी, ठीक है, मरेशवी भी कहीं कहीं दिया हो रहेगा, तो पोर्ट मरेशवी क्या है, पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल है। अब पापुआ न्यू गिनी की स्थिति अगर हम लोग देखना चाहे तो अगर हम लोग भारत के कंस्ट्रक्ट में ही देखते हैं, चलिए भारत से हम लोग यात्रा करते हैं जापान का, ठीक है, ये हमारा जापान है। इधर यहाँ पे आएंगे तो इंडोनेशिया के साइड में यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्या है, पापुआ न्यू गिनी का है। और यहाँ पे हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा पापुआ न्यू गिनी है। और ये कौन सा ओशियन में पड़ता है, पैसिफिक ओशियन में। ये किस ओशियन में पड़ता है, पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब जो है क्वाड कहाँ होने वाला है, तो क्वाड जो है अब जो है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया के जगह पे कहाँ हो रहा है, तो हिरोशिमा जापान में हो रहा है, ठीक है। आई होप ये सब सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही स्टैटिक्स जीके का भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए फिर अब कल नए जोश और उत्साह के साथ आपसे फिर मिलते हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। और आप अगर कोई कमी लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आज से कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा।